नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा ये वेबिनार है, हमने स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। आज के हमारे वेबिनार का जो टाइटल है, जो भी रिसेंट में इकोनॉमिक पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वेबिनार का टाइटल है रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि जो भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में हमें इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है, उसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर एम के गडोलिया जी जुड़ चुके हैं, और दूसरे हमारे साथ में हैं प्रोफेसर एन के दशोरा जी। आप राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी उदयपुर से हैं। डॉक्टर एम आर सिंगारिया जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज एजुकेशन ब्यावर अजमेर से। डॉक्टर लोकेंद्र कुमावत हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रामजस कॉलेज से। डॉक्टर संतोष राजपुरोहित हैं प्रिंसिपल हैं हरियाण कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन से। मिस अनु पूनिया जी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर एस के कुलश्रेष्ठ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। सब लोगों को एक साथ अभी हम एक बार ऑनलाइन नहीं लेके आ पा रहे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा डॉक्टर संतोष राजपुरोहित जी से कि आप टॉपिक के बारे में थोड़ा बताएं, इंट्रोड्यूस करें सर। जी, नमस्कार सभी को। आज एसकेडी यूनिवर्सिटी के इस वेबिनार में जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज था, और इसमें खास करके जो एमएसएमई के लिए जो घोषणाएं थी और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको लेकर था। क्योंकि सबसे अधिक करीब 12 करोड़ लोगों को एमएसएमई के अंदर रोजगार मिलता है, और 3 लाख करोड़ का पैकेज इसमें राहत पैकेज में दिया गया है। तो आज जो हमारा ये पैनल है, इसके माध्यम से हम ये चर्चा करना चाह रहे थे कि जो एमएसएमई है, माइक्रो मीडियम और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, इनको किस तरीके से इसमें राहत मिलेगी, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, और मार्केट में एग्रीगेट डिमांड पर इसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो ये प्रयास इस वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा। तो मैं वापिस कोविद जी के पास चलता हूँ कि बाकी पैनलिस्ट से चर्चा की जाए। बिल्कुल सर। हमारा जो ये इकोनॉमिक पैकेज हमें दिया गया है, डेफिनेटली क्योंकि ये समय की जरूरत थी। हमारी इकोनॉमी एकदम से शटडाउन हो गई थी। अगर हम ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो हमारी इकोनॉमी, वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं वो शटडाउन हो गई थी। जो एक पहिया है इकोनॉमी का वो रुक गया था। इसी कहीं ना कहीं जरूरत थी इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के लिए। अब मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमावत से एक बार इस जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है, इस थ्योरी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि ये रिफॉर्म पैकेज के पीछे थ्योरी क्या है। डॉक्टर लोकेंद्र कुमावत। धन्यवाद। डॉक्टर संतोष ने कहा कि हमें एमएसएमई के ऊपर हमें फोकस करना है। मैं एमएसएमई पे ही अपनी बात रखूंगा। ये तो क्लियर है कि एमएसएमई को इस वक्त पे पैकेज देना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि एमएसएमई का हमारी इकोनॉमी में, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में देखें, चाहे हमारे एक्सपोर्ट के टर्म्स में देखें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग टोटल आउटपुट में शेयर के टर्म्स में देखें, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो एक ऐसा सेक्टर जो कि हमारे एक्सपोर्ट से 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे एम्प्लॉयमेंट में 12 करोड़ का योगदान दे रहा है, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का अच्छा खासा करीब 50% हिस्सा दे रहा है। अगर हमको इकोनॉमी को उबारना है तो सब हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, और उस नाते से ये इस पे ध्यान देके अच्छा एक किया गया है। लेकिन इससे पहले कि हम जाएं कि ये जो पैकेज दिया गया है इसमें इसके इफेक्टिव होने में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या नहीं है, उससे पहले एक बार हम जरा नजर डाल लें कि इसमें पैकेज में एमएसएमई के लिए दिया क्या गया। उसके बाद उससे हमारे लिए थोड़ा सा इसको देखना आसान रहेगा। अगर इन चीजों को अगर मैं देखूं तो क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है। अभी तक तो नहीं दिखी। चलिए कोई नहीं, फिर मैं वैसे ही बोल देता हूँ।
अगर हम पैकेज की बात करें, 2-3 मेन चीजें हैं इस पैकेज में जो कि एमएसएमई के पास स्पेसिफिकली की गई हैं। इनमें से पहली चीज है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये कहा गया है कि ऐसे एमएसएमईज जिनमें की 29 फरवरी 2020 तक करीब जिनका लोन ड्यू था 25 करोड़ से कम या जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम था, उन लोगों को उनके आउटस्टैंडिंग लोन का 20% के बराबर एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी जाएगी। इस क्रेडिट लाइन की 2-3 खासियतें हैं। पहली बात तो ये कि इसकी 100% गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। नंबर 2, इसमें कोई एडिशनल कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि जो ऐसी एमएसएमईज हैं जिनका की ऑलरेडी लोन एग्जिस्टिंग है उनको ही मिलने वाला है, उनके 20% लोन के बराबर। तो उसमें चूंकि जो पहले लोन चल रहा था उसके कोलैटरल होगा, उसी के बेस पे एडिशनल लोन दिया जाएगा। तीसरा, इसमें 1 साल का मोरेटोरियम है, तो 1 साल तक कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये 3। और चौथी चीज की है कि इसके अंदर किसी तरह की, हालांकि 100% गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोन की, इसके अंदर किसी तरह की किसी गारंटी फीस की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से जितना भी रियायत दी, और फाइनल चीज इसमें इंटरेस्ट भी कैप्ड रहेगा, जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे। तो जितना भी रियायत दी जा सकती थी यहाँ पर इन एमएसएमईज को लोन अवेल करने के लिए, वो काफी दी गई हैं। तो ये तो पहला लाइन ऑफ क्रेडिट था जो कि माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव इस पूरे पैकेज में रहेगा एमएसएमईज के लिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, और दिया गया है कि जो एक एमएसएमईज जो है, जो कि स्ट्रेस्ड है या जो ऑलरेडी एनपीएज के रूप में है, उन लोगों को एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि जो हमारा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है एमएसएमईज के लिए, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट देगी 4000 करोड़ रुपए का। कुछ 4000 करोड़ रुपए में से ये जो ट्रस्ट है, ये 20% जो होगा लोन की, उस अमाउंट की गारंटी देगा। इस तरह के लोन दिए जाएंगे प्रमोटर्स को, बैंक्स को। बैंक्स जो हैं, इन एमएसएमईज के प्रमोटर्स हैं, उनको लोन देंगे, अपनी इक्विटी बढ़ा सकें। ये दूसरा है। अब चूंकि 20% की गारंटी और 4000 करोड़ रुपए सीजीएमटीएस को दिया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि लोकेंद्र सर, मैं ये चाहूंगा कि इसको बहुत ज्यादा टेक्निकल और डेटा बेस नहीं बनाए हम, अपन इसको जनरल पब्लिक के लिए रखें ताकि बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है जी, so that common man can understand what is the reforms and what is the future of Indian economy. The main purpose is not the package. We have kept the topic not as the economic package or economic relief. We have kept it as the economic reforms and future of Indian economy. So it will be better if we concentrate on. Thank you for clarifying. Thank you for clarifying. I was working under the impression that was given to me when I was contacted. I was told that I had to discuss in a session on MSMEs. So I was under that impression. Okay. So anyway, I think there are various speakers and they'll be speaking on various dimensions of that. And again, that is very okay. So, but as I said, MSME itself, to begin with, when we are in a way thinking of kick-starting the economy, the government started with the MSME sector. And then, so within the MSME sector, as I said, the first step was the emergency line of credit. Second is there are 2 steps to infuse liquidity. And third was the new definition of MSMEs. There were 2 changes into that. A, the parameters on which the MSMEs were defined, that was widened. And number 2, the scope was widened so that larger number of जो कंपनियां जिनका की टर्नओवर ज्यादा है पहले के मुकाबले, वो भी इसमें कवर हो पा रही हैं। एनीवे, अब ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए इसमें क्विकली इस पे आऊंगा कि इस पैकेज के इफेक्टिव रहने के क्या-क्या पैरामीटर्स हैं। पहली बात जो मैंने बात की कि 3000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, उसके क्या उस पे क्या संभावनाएं हैं। ये माना जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर, जो कि पिछले 2-3 साल से 2-3 पॉलिसी शॉक्स के चलते काफी एक बुरी हालत में था, उनको इससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उससे पहले से एमएसएमईज की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जब लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, प्रोडक्शन एकदम फॉल्ट पे आ गया, उनका कैश फ्लो था एकदम रुक गया। उसके बाद उनको बहुत छोटे-छोटे खर्चों के लिए परेशानी थी, जैसे कि सैलरी पे करना अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की, बिजली बिल पे करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना वगैरह वगैरह। उसके लिए ये इमीडिएटली बहुत अच्छा एक उनके लिए रास्ता अवेलेबल करवाती है। Thank you, sir. We will come to you back. We will back to you. And let's introduce the other participants also, because others are also waiting. So it will be better that if you keep your initial remark
very short so that every participant can speak. Okay, fine. Now, first of all, I would like to introduce the subject so that the participants can concentrate only on that particular areas where we want to focus. The purpose of the today's debate is that we are discussing on the economic reforms, not the recent given package. That is the main purpose of the today's talk. So it is better that we talk about the reforms, how the reforms will be helpful. First of all, why we call it reform? If we remember it back, first of all, the reforms were introduced in the Indian economy in 1991 by Dr. Manmohan Singh when he was the finance minister in the Narasimha Rao government. And at that time, many World Bank institutions, IMF, World Bank and other institutions were giving that look at the growth of Asian countries, how much they have grown, and their export orientation have helped them in the removal of poverty. And in India at that time, we were facing the balance of payment crisis. So we introduced the reforms. And then we talked of the first generation reform, second generation reforms, third generation reforms, and so on. So still, we think that much more have been done already in the Indian economy, and many sectors have been covered in the reforms, financial sectors, insurance, banking, and other sectors, trade, industrial policy, all sectors have been covered. So what is new, particularly when we talk of the reform this time? And this time the reform has been packed with the stimulus package. The package was very much essential because of the COVID-19 situation. So the reforms package has been interwoven, and that's why sometimes we confuse whether it is a demand stimulus package or reform package. If you look at the working of the Modi government, Modi 2.0 and also Modi 1.0, that the government is always considering on the long-term basis, whereas some of the economists are giving importance to the Keynesian demand management policy, and they are saying that in this package, income must have been transferred rather than the giving the loan or other facilities. Income should be transferred to the poor so that it will benefit more. So I would like to know, particularly in this reform package, Dr. Singaria, I would like to know from you whether the short-term demand management policy will be useful for the future of Indian economy, or the long or medium-term demand policy, management policy led by the infrastructure development and other manufacturing development, which increases the manufacturing capacity of the Indian economy, will be much more helpful. What are your opinion? What is your opinion, Dr. Singaria? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आज हम कोविड-19 के बाद जो स्थिति भारत पर उभरी है उस पर एक डिबेट करने के लिए जा रहे हैं। और चूँकि ये समय बहुत ही आवश्यक हो गया है कि इस समय इंडस्ट्री पर और आम आदमी पर इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। गार्डोलिया सर ने ठीक से इस बात को समझाया कि इस डिबेट को हमें पैकेज तक सीमित नहीं रखते हुए हमको ये देखना है कि इस पैकेज से भारतीय अर्थव्यवस्था पर या आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं अपना बात कुछ सीमित शब्दों में इन्हीं चीज़ों पर व्यक्त करना चाहूँगा। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सरकार ने जो डेफिनेशन चेंज की है उस डेफिनेशन का फ़ायदा होगा। डेफिनेशन से ये होगा कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज है उन सब का एक क्लैरिफिकेशन बढ़ा है, जो कि पहले क्लैरिफिकेशन नहीं था इतना। वो अब इस डेफिनेशन से, उसमें पहले हम इक्विपमेंट को अलग कर रहे थे, सर्विस को अलग कर रहे थे, अब इन्होंने इक्विपमेंट और सर्विस दोनों को शामिल करते हुए डेफिनेशन को मॉडिफाइड कर दिया है, सरल कर दिया है।
ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट इसको आराम से समझ सके। ये एक फायदे वाली बात है। दूसरा जो चीजें हैं इस पैकेज के अंदर, जैसे कि उनको लोन देना है, उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को सुविधाएं देनी है, ISCOM को अलग से एक पैकेज दिया है। इसके अलावा जैसे कि उनका जो EPF है उसको उन्होंने घटा करके 12 से 10 किया है। पहले 3 महीने के लिए उन्होंने सरकार उसको भुगतान कर रही थी, अब उसको बढ़ा करके उन्होंने 6 महीने किया है। तो गाडोले सर, ये जो स्कीम्स है उन्होंने टैक्स के अंदर भी किए हैं। उन्होंने जो पेमेंट होती थी डिले पहले जो MSME के लिए, उस डिले पेमेंट की भी एक उन्होंने लिमिट डाली है। उस लिमिट के अंदर अगर कोई पेमेंट नहीं करता है बोरोवर तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये चीजें की है उन्होंने ये भी किया है कि इस MSME के अंदर जो 200 करोड़ तक का टेंडर होगा वो फॉरेनर्स नहीं भर पाएंगे। घरेलू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ही उस टेंडर के लिए एलिजिबल है। तो सारी जो सेंट्रल एजेंसीज है या स्टेट लेवल की एजेंसीज जो है वो सारे 200 करोड़ से कम के अमाउंट के जो टेंडर्स होंगे वो अब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ही कर पाएंगे। तो इस पैकेज के अंदर कुछ चीजें केस में है, बल्कि वो बहुत कम है, जैसा कि गाडोले साहब बोल रहे हैं उससे मुझे ये लग रहा है। पर काइंड में कुछ ज्यादा चीजें थी। काइंड में जैसा कि अपन शुरुआत से भी मोदी गवर्नमेंट को देख रहे हैं, तो मोदी गवर्नमेंट का ये व्यू रहा है कि वो डायरेक्ट नहीं करके उसको फायदा पहुंचानी चाहती है जिसने भी कुछ काम किया है या जो उद्यम करना चाहता है या जिसने किसी न किसी प्रकार से अपने काम को महत्व दिया है। तो नेचुरली ये बात इस पैकेज के अंदर भी है, जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए फिस्कल टूल्स का जो उपयोग किया जाना चाहिए था, उस फिस्कल टूल्स का उपयोग नहीं करके गवर्नमेंट वापस मॉनेटरी टूल्स पर ही आ गई है। और चूंकि मॉनेटरी टूल्स का उपयोग इस स्थिति में, जैसा कि हम हिंदी पढ़ते आए हैं, इस स्थिति में कम उपयोगी रहा है। इस स्थिति में फिस्कल टूल्स ही ज्यादा उपयोगी रहते हैं। फिस्कल टूल्स के अंदर अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट बढ़ाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता। और चूंकि इस समय उस चीज की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन गवर्नमेंट ने चूंकि RBI के इनिशिएटिव्स को, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इनिशिएटिव्स को, बैंक्स के द्वारा जो दिए गए प्रावधानों को, बैंक लोन को, आज हम ये जानते हैं, दशरथ साहब और संतोष जी और गाडोले साहब सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसा गवर्नमेंट कह रही है कि 3 लाख करोड़ के लोन हम रिलीज करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर किस प्रकार से लोन को रिलीज कराया जाता है। एक व्यवसायी को, एक उद्यमी को या एक आम आदमी को जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है उसको कितनी परेशानियां होती है। वो सब एक नियम बना देने से या लिख के दे देने से या लिख कर वहां तक भेजने से संभव नहीं है। इसके लिए बहुत सी चीजें और भी करने की जरूरत थी और जरूरत है भी। जैसे कि इन्होंने डिस्कॉम को दिया है एक पैकेज, तो मेरा मानना है कि BSNL को भी पैकेज की जरूरत है, वो भी डूब रहा है। कुछ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज और भी हैं जिनको भी अब लोकल से वोकल तक की बात अपन करते हैं, और हमने इंडियन एरोनॉटिक्स को मौका नहीं दिया कि वो कुछ वहां से हम खरीद करें या वहां से। और जैसा हम कहते आए हैं कि हम घरेलू सामान को ही मतलब ज्यादा उपयोग में लेंगे, लेकिन कहना एक अलग चीज है और कहने के बाद उस चीज को उपयोग में लेना, मुझे अभी थोड़ा सा इसमें गैप लगता है। इस चीज को थोड़ा दूर करने की जरूरत है। आगे की बात के लिए मैं निवेदन करता हूँ गाडोले साहब को, जैसे किसी को मौका दें, फिर अवसर आएगा तो फिर बोलेंगे। दशोरा साहब। प्रभात, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डॉक्टर गडोलिया ने जो कहा, प्रोफेसर कुमावत ने जो कहा, डॉक्टर सिंगारिया ने जो कहा, इन सब बातों में हमें एक क्रम नजर आता है, और मुख्य क्रम ये है कि भारत की ये जो परिस्थिति है वो विगत 2-3 वर्षों से किस प्रकार हुई, और साथ साथ में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उन्होंने भी करीब करीब हमें विवश कर दिया कि हम परिवर्तन को लाएं। वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में चाहे अमेरिका चीन का युद्ध हो, उसने जो वैश्विक
वैश्वीकरण की अवधारणा थी विश्व में, उसको करीब करीब नष्ट नाबूद कर दिया। आज विश्व पुनः वैश्वीकरण से स्थानीयकरण की आ रहा है। इसलिए हम लोकल पे जो ध्यान दे रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पैकेज है। इससे भी बढ़कर एक बात ये हुई कि केवल इन्वेस्टमेंट करना किसी राष्ट्र के लिए एकमात्र नीति नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर ये हमारी एक साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है। बहुत पहले हम कहा करते थे वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम। वो बात 100% सही है। तो हमें अपनी आय का एक बड़ा भाग जो है वो निर्धनों के पक्ष में देना पड़ेगा। ये राजनीति की भी आवश्यकता है और ये अर्थशास्त्र की भी आवश्यकता है। यहाँ दोनों जाकर के सम्मिलित हो गए हैं और जैसा कि हम कहते हैं अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र, हमारे रिफॉर्म्स जो हैं वो उसी दिशा में जा रहे हैं। जहाँ तक भारत सरकार के बजट का प्रश्न है, अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ तो जो वॉल्यूम 2 है उसमें जो एमएसएमई के बारे में लिखे गए 12 बिंदु हैं, पेज नंबर 293 और 292 और 293 में, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो ये जो घोषणाएं अभी की गई हैं, करीब करीब सभी घोषणाएं उस इकोनॉमिक सर्वे में की जा चुकी हैं। जैसे चौथे नंबर की घोषणा है कम से कम 25% खरीदेंगे। वाकई में इससे पहले साल हमने 28% खरीदा था एमएसएमई से। तो जो टारगेट हमारे सामने रखे गए हैं वो बहुत एम्बिशियस टारगेट नहीं है, करीब करीब वही हमें लोन देने के मामले में भी अगर आप वो उन 12 पॉइंट्स को ध्यान से अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी ये पैकेज नहीं है। जहाँ तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात है, भारत एक विशाल बाजार है दुनिया के लिए। क्यों ना हम इस विशाल बाजार को स्वयं अपने लिए प्रयोग करें कुछ चीज, और इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट प्रधानमंत्री ने दिया वो इसके साथ पूर्ण रूप से जोड़ा जाना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत, वैश्वीकरण के बजाय स्थानीयकरण, गरीबों के पक्ष में धन का वितरण, और इससे जो हमारे उद्योग और पूंजीपति और जो हमारे इंडस्ट्रीज फलेंगी, यदि इन चारों में कोई लिंकेज बैठा जा सकता है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक रहेगा और वो रिफॉर्म्स को कर पाएगा। हाँ, दशहरा साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, विस्तृत तरीके से अपने पक्ष को रखा। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं चाहूँगा कि संतोष राजपुरोहित साहब, डॉक्टर संतोष राजपुरोहित सर से इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये जो अभी प्रॉब्लम आ रही है रिवर्स माइग्रेशन की, कुछ व्यक्ति जो है अपना काम धंधा बंद होने के कारण, संपूर्ण लॉकडाउन के कारण, अपना उद्योग धंधा बंद होने के कारण पुनः अपने नेटिव प्लेसेस को लौट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उद्योगों के रिवाइवल की बात करते हैं, रिफॉर्म की या पैकेज की बात करते हैं, तो उस समय दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो एक इमीडिएट रिलीफ मजदूर को कैसे दी जाए, कैसे प्रदान की जाए, और लॉन्ग टर्म में जो माइग्रेंट वर्कर है उस माइग्रेंट वर्कर को इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। क्या माइग्रेंट लेबर वापस लौटेंगे इंडस्ट्रीज की तरफ, या हमको कोई दूसरी प्रोडक्शन रिलेशनशिप या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी निकालनी पड़ेगी जो आने वाले फ्यूचर के समय हमारा जो ये एरिया रिक्त हुआ है, स्थान रिक्त हुआ है, उसको बढ़ सके। डॉक्टर राजपुरोहित जी सर, मेरा मानना है कि जैसा कि अपन सभी लोग जानते हैं कि करीब करीब इंडिया के अंदर 93% जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इनमें से बहुत अच्छी स्थिति में सभी नहीं है। और बड़े बड़े महानगरों में जो कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, स्लम एरियाज के अंदर रह रहे हैं, उनके साथ जो इस बार लॉकडाउन के अंदर जो उनका अनुभव रहा है, वो अनुभव
उतना अच्छा नहीं रहा। लॉकडाउन लंबा चलने के कारण थोड़ा कटु अनुभव रहा। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी उनको उतना सहयोग, उस तरीके से अपेक्षित सहयोग शायद नहीं मिल पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर को जो हम देखें, इनको जब मैन पावर चाहिए, लेबर मार्केट से लेबर की वापस सप्लाई चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा मानना है सर कि जो अपने गांवों को, अपने घरों की ओर जो लेबर लौट चुकी है, जो वर्कर आ चुके हैं, वो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी शायद वापिस उद्योग धंधों की ओर, महानगरों की ओर नहीं जाएं। उन्हें कुछ समय लग सकता है और ऐसी स्थिति में जो लेबर सप्लाई है वो बाधित होगी और आगे इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन कर पाएगा शॉर्ट टर्म में, ऐसा नहीं लग रहा है। तो एक तो इस राहत पैकेज में या आर्थिक सुधारों में जो घोषणा हुई है, वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, अगर इसको सुचारू रूप से और समय पर सरकार लागू कर लेती है तो जो महानगरों में अपने परिवार के साथ श्रमिक शिफ्ट हुए हैं उनको कंट्रोल प्राइस पर राशन कार्ड के जो बेनिफिट्स है वहां भी मिल पाएंगे। तो अगर इस तरह का लॉकडाउन आता है तो शॉर्ट रन में, कम समय में उनको एकदम से अपने गांव भागने की शायद आवश्यकता ना हो और कुछ सुविधाएं वो वहां भी ले पाएंगे। तो इस प्रकार सरकार इंश्योर करे कि भविष्य के अंदर इस प्रकार की कोई महामारी के कारण लॉकडाउन अगर आता है, ऐसी स्थिति आती है, तो श्रमिकों को तुरंत लगता है उनसे संपर्क कट गया है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, आर यू गेटिंग मी? हेलो, आवाज आ रही सर? यस सर, ऑडिबल सर। ये जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है, इस रिफॉर्म पैकेज में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो प्रावधान है वो क्या है और किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इम्पैक्ट होगा, प्रभावित होगा? अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके कुछ अपनी राय व्यक्त कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं, मैं सभी क्षेत्रों के सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। सर, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ा जो प्रोविजन किया गया है, इन्होंने जो मुद्रा लोन और शिशु ऋण की व्यवस्था तो उन्होंने की है एमएसएमई के लिए, किंतु किसानों को जो 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त लोन दिया है इन्होंने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वो जो लोन है वो कहीं ना कहीं किसानों को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, सभी को प्रभावित करेगा, इम्पैक्ट करेगा। और चूंकि इस बार ऐसा हुआ है कि इस बार मानसून भी अच्छा रहा है और मानसून के कारण क्या है, हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है, तो किसान को जो लोन मिल रहा है, जो किसान को लोन मिल रहा है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं किसान के लिए बेटरमेंट कर पाएगा। किंतु सर, समस्या यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो रिफॉर्म पैकेज की बात करते हैं, हमारे किसानों को, उद्यमियों को, वुमेन्स को, बैंकों को, सभी को कुछ ना कुछ इस पैकेज में मिला है। और इससे अभी जो 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है स्टैंडर्ड पुअर की, उन्होंने हमारी जो रैंकिंग थी, जो रेटिंग एजेंसी जो है, उन्होंने हमारी जो रैंकिंग की है, और मूडीज ने हमको नकारात्मक रेटिंग में डाल दिया था, इन्होंने हमारे को स्टेबल किया है। जो रेटिंग चल रही थी उसमें क्या है, नकारात्मक रेटिंग में नहीं डाला है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं उस पैकेज का ही है सर। हम जानते हैं कि सर हमारे यहाँ कुछ समय पहले, जो अभी 2 महीने पहले ही 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई थी, और जिसमें से 78% लोग जो थे वो या तो स्मॉल ट्रेडर थे या तो मजदूर थे। इतनी बड़ी बेरोजगारी हुई, और तब जाके जब ये लॉकडाउन में कम से कम शिथिलता दी गई है, तब जाके कहीं हमारे यहाँ बेरोजगारी दर घटकर जून में 17% आई है। तो इम्पैक्ट तो है, रिफॉर्म का इम्पैक्ट तो अपने डेटा आपको बता रहा है कि भाई ठीक है, रिफॉर्म से कोई ना कोई इम्पैक्ट आया है, किंतु बात यहाँ नहीं रुकती सर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे बेसिक फंडे में है सर। पूरी इकोनॉमी का जो भारत जब आजाद हुआ तभी से कहीं ना कहीं एक समस्या चलती आ रही है कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हमने जो भी रिफॉर्म किए, 91 का रिफॉर्म भी हमने जो किया था वो भी दबाव में किया था, वर्ल्ड बैंक के दबाव में किया था, IMF के दबाव में किया था, और रेटिंग एजेंसी जो मूडीज थी उसने हमारी 90 में हमारी रेटिंग एजेंसी बहुत डाउन कर दी थी। उसके कारण हमने रिफॉर्म को डाउन किया।
तो हमारी पॉलिसी ना बनकर हमने अब पॉलिसी को अडॉप्ट किया है जो कि विकसित देशों की थी या पश्चिम की थी जो। और बात करें अगर हमारे यहाँ देश के अंदर अभी भी ये रिफॉर्म से कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, तो मेरा मानना ये है कि सर रिफॉर्म से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो हम ये मानेंगे कि ये पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज था 10% जीडीपी। हाँ सर, एम आई ऑडिबल सर? लगता है डॉक्टर कुल सेट से भी पूरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था सर, हाँ यस सर। एशिया के अंदर 3 देश हैं सर, सिंगापुर हो गया जी, जापान हो गया, चाइना हो गया। इन 3 देशों को देखिए सर, इन 3 देशों ने कौन कौन से मॉडल अडॉप्ट किए, इन तीनों देशों की स्थिति भारत से कैसी थी। तो हम जब देखते हैं तो हम पाएंगे कि भारत के अंदर रिफॉर्म का पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, 3 चरण होने के बावजूद भी हम उन तक पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं। हम जापान के पास नहीं पहुंच पा रहे, हम सिंगापुर के पास नहीं पहुंच पा रहे, हम चाइना के पास नहीं पहुंच पा रहे। मैं यहाँ सभी को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सिंगापुर का। सिंगापुर एक छोटा सा देश है सर। ठीक है ठीक है। थोड़ा आवाज कट रही है, थोड़ी देर बाद वापस मैं आपके पास आऊंगा, आवाज कट रही है। कुमार सर, इसी इश्यू पर मैं आपके राय जानना चाहूंगा योगेंद्र कुमार सर। देखिए, जो बात कुल सर ने कही कि जो हमारे पुराने रिफॉर्म्स थे वो रिफॉर्म भी मेनली एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं हुए, और जो कुछ भी हुए वो थोड़े दबाव में हुए। पुराने जो 1991 एंड आफ्टरवर्ड जो रिफॉर्म किए गए उसमें हमने इंडस्ट्री को ले लिया, ट्रेड को ले लिया, बैंकिंग सेक्टर को ले लिया, फाइनेंस को ले लिया, इंश्योरेंस को ले लिया, बट समहाउ एग्रीकल्चर वाज मिसिंग। जो कुछ थोड़े बहुत प्रयास हो सकते थे एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो उन्होंने किए। लेकिन अभी इसके बाद में इस रिफॉर्म पैकेज के पहले जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया उसके पहले 2 महत्वपूर्ण बातें की गई सर। एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें संशोधन किया गया, और उसके अलावा मार्केटिंग वगैरह के एरिया में कुछ सुधार किए गए। तो एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि इंडिया की 60% आबादी एग्रीकल्चर आश्रित है और कहीं ना कहीं रोजगार के लिए एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, इसलिए इस एरिया में इन रिफॉर्म्स का, पर्टिकुलरली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का और जो किसान योजना सम्मान निधि जो ट्रांसफर करी जा रही है उसका क्या इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में आएगा, भारत के भविष्य के लिए इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में आप कुमार सर। जी सर, धन्यवाद। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मेरी एक्सपर्टीज नहीं के बराबर है, तो शायद मैं इस पे कमेंट करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। फिर भी एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक बड़ा सुधार जो भी किया गया है वो है कि जो हमारा मंडी जो पहले कंपल्शन था कि आपको मंडी में ही जाके बेचना, किया गया है नंबर 1। नंबर 2, आप क्रॉस बॉर्डर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच सकते हैं। तो एक चीज क्लियर में सामने आती है कि आप किन जगह अपना सामान बेच सकते हैं, उस पे से पाबंदियां हटाई गई हैं। और इस चीज के चलते इस बात का संभावना बढ़ जाती है कि किसान को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल पाएगा। और इस वजह से ये उम्मीद की जा सकती है, एक परेशानी जो हमारे सामने थी, किसान की जो उपज है उसका सही मूल्य न मिल पाने की वजह से किसान आय की समस्या रहती थी, उसका इससे कुछ समाधान होगा। लेकिन 2 चीजें हैं इसमें कि नंबर 1, ये इस क्षेत्र में पहले, क्योंकि क्षेत्र कृषि काफी हद तक राज्य का एक विषय है, इसमें जहां तक मेरी जानकारी है राज्य ही ज्यादा कानून बना सकता है। जो मुझे जानकारी है इसमें कुछ राज्यों ने पिछले 8-10 साल में तो इस तरह की कोशिशें की, लेकिन वो बहुत ज्यादा हद तक कामयाब नहीं हो पाई। तो आई थिंक अभी जो अनाउंसमेंट किया गया, अभी जो कानून बनाया गया, एक अच्छी चीज है। काफी कुछ डिपेंड इस बात पे करेगा कि इस चीज को, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको लागू जो किया जाना है, और इसके लिए सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशनल एक फ्रेमवर्क चाहिए, वो किस हद तक प्रोवाइड किया जाता है। जी सर। सिंघारिया सर। सर आवाज सिंघारिया सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे एग्रीकल्चर के सेक्टर? जी, मैं माइग्रेटेड लेबर के सिंघारिया बारे में सर कह रहा था। सर आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, ठीक हाँ है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, थैंक्स। मैं 2 बात पर अपना विचार रखना चाह रहा था कि एक तो जो संतोष जी सर ने कहा था और आपने पूछा था कि जो लेबर माइग्रेटेड हो चुका है, एक बार जो लेबर इंडस्ट्री या उस जगह को छोड़ चुका है,
उसमें से कितना हिस्सा वापस आएगा ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को या जो उद्योग है उनको अपन वापस चालू कर पाएंगे। तो इस पर यह है कि जो लोग वापस घर गए हैं उनकी वास्तव में बड़ी दुर्दशा हुई है। और जो अपन टीवी चैनल पर सुन रहे थे, कई लेबर्स ये कह रहे थे कि हम वापस नहीं आना चाहेंगे, वापस नहीं आना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लग रहा है कि जो लेबर एक बार उस काम धंधे को छोड़ करके वापस अपने गांव के अंदर या घरेलू धंधे के अंदर लगने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं। और चूंकि इधर मोदी गवर्नमेंट का भी यह है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों को पनपाया जाए, तो ये एक ऐसा ट्रांसमिशन वाला फेज है जिसके अंदर हम ये चीज़ दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा प्रबल होकर के कह सकते हैं कि जितनी लेबर गाँवों की तरफ वापस आई है उतनी लेबर वापस शहरों की तरफ वापस नहीं जानी है। और इस चीज़ का निसंदेह कुछ न कुछ नया आविष्कार गाँवों के अंदर होना है। और गाँव के अंदर जो कुटीर या जो छोटे धंधे जो पहले बिल्कुल डाउन हो गए थे या पहले बिल्कुल बंद होने के कगार पर चले गए थे, उनके पुनर्जीवित होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जब व्यक्ति घर पे रहेगा, गांव में रहेगा, तो वहाँ का जो काम है उस काम के अंदर वो अपनी रुचि दिखाएगा। और चूंकि उसमें क्षमता है, उसमें योग्यता है, काम उसने किया है, पहले भी वो करता था, और अगर एक बार उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मुझे शहर में नहीं जाना है, तो वो जरूर कुछ न कुछ अच्छा काम करेगा। और मुझे लगता है कि इससे विलेज इकोनॉमी को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और विलेज इकोनॉमी के फ्लोरिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाह रहा था सर, कि कुछ रिसर्च पेपर्स ये बताते हैं कि 2008 के अंदर जो मंदी हुई थी, उस मंदी के निवारण में एमजी नरेगा का काफी रोल रहा था। एमजी नरेगा का रोल ये रहा था कि जो चीज आप शुरुआत के अंदर कह रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था 70% हिस्सा गाँव में रहता है। और एमजी नरेगा के द्वारा गाँव में लोगों के पास केस गया, किसी भी तरीके से काम वहाँ पे, ये उसका माइनस पॉइंट है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अच्छे भी हुए या वहाँ पे वो चीजें नहीं हुई जो कि उस पैसे से हो सकती थी। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उसके थ्रू, एमजी नरेगा के थ्रू जो पैसा गाँव के अंदर गया, उस पैसे से 70% इकोनॉमी को राहत मिली और एग्रीगेट डिमांड के अंदर वृद्धि। ये हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति की इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, आपका जो पॉइंट है, आपका पॉइंट वेल टेकन है सर। जैसा मैंने शुरू में इनिशियल रिमार्क में मैंने कहा था कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे सामने दो थ्योरी में दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक है केन्सियन रिफॉर्म्स थ्रू डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी, ट्रांसफरिंग इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पुअर, चाहे वो गड्ढा खोद के वापस भरो बट गिव सम इनकम टू द पुअर। ये एक मॉडल है। बिल्कुल सर, दूसरा मॉडल है, एग्री सर। दूसरा मॉडल है जिसमें हम सप्लाई साइड पे जोड़ देते हैं, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स पे जोड़ देते हुए उसमें इंटरेस्ट रेट को कम करना, सप्लाई को बढ़ाना, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये एक दूसरा तरह का मॉडल है। और आप जानते हैं कि जहां हम 5-6 इकोनॉमिस्ट एकत्रित हो गए तो हम सबका एक मत होना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे इकोनॉमिस्ट की अपनी अपनी राय होती है। कोई केन्सियन प्लेटफॉर्म से अपनी राय रखेगा, कोई मॉनेटरी से रखेगा, कोई दूसरी प्लेटफॉर्म से रखेगा, तो ये बातें चलेगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म सही ढंग से लागू हुए होते तो आज हमारी इकोनॉमी की ये दुर्दशा नहीं होती। क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में उनके पाँव में बेड़ियां डाल दी गई, वो अपना सामान नहीं बेच सकते, वो कहीं भी ले जा नहीं सकते। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा हुआ है, उनके ट्रांसपोर्टेशन पे रोक है, स्टोरेज पे रोक है। हालांकि वो रोक भी कुछ समय के लिए जस्टिफाइबल थी कि आपको मुनाफाखोरी रोकनी थी, जमाखोरी रोकनी थी, प्राइसेस पे कंट्रोल करना था। अब आज के एनवायरनमेंट में जब हमने ये खोल दिया है तो क्या हमें ये डर है, डॉक्टर संतोष राज जी सर, क्या हमें ये डर है कि ये सारी चीजें, ये मुनाफाखोरी, ये जमाखोरी, ये वापस तो नहीं हो जाएगी कहीं इस तरह से रिफॉर्म से? जी सर, आवश्यक जब बात कर रहे हैं एसेंशियल कमोडिटी, जी बिल्कुल, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन की बात इसमें कही गई है सर, तो एक बात तो मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमावत जी से सहमत हूँ कि जब इसमें केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो अध्यादेश लाएगी या राज्य सरकारों के साथ
किस प्रकार से कानून बनाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुएं बिकेगी, इसका किस प्रक्रिया में इस कानून को या इस अध्यादेश को वो पूरा करती है। हाँ, किसानों पर जब इस प्रकार की बंदिश नहीं होगी और वो किसी भी मंडी के अंदर किसी भी राज्य के अंदर अपना उत्पाद बेच पाएगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें कीमत जो है अच्छी मिलेगी, अपनी वस्तु का अच्छा मूल्य मिलने के चांस रहेंगे। दूसरा, जिस तरीके से प्याज और कुछ वस्तुओं का था कि भाई इनका जो स्टॉक किया जाता था उसमें उस तरह की छूट रहेगी, तो आप से मैं सहमत हूं यहाँ कि इस प्रकार से अगर उसका स्टॉक करके और मांग की तुलना में पूर्ति में कमी दिखाकर और कालाबाजारी की जा सकती है, तो ऐसे प्रावधान भी हो कि कालाबाजारी भी नहीं हो और इस संशोधन से किसानों को सही भाव में मिल पाए। दूसरी बात सर, मैं थोड़ा सा कमेंट सिंघारिया साहब के साथ सहमत होते हुए करना चाहूंगा कि अभी जो रिवर्स माइग्रेट हुई जो लेबर, तो रूरल इकोनॉमी पर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक तो उसका भार बढ़ा और सरकार ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या मनरेगा पर विश्वास जताते हुए करीब 66% उसका आकार बढ़ाया, 40,000 करोड़ अतिरिक्त उस पर बजट दिया गया और अप्रैल और मई 2 महीने के अंदर करीब 35 से 40% जो श्रमिक थे वो वहां पंजीकृत, जो कि महानगरों से, शहरों से यहाँ आए। तो वही बात यहाँ आती है कि ये लेबर सप्लाई आगे एमएसएमई के लिए या महानगरों के लिए आने वाले समय सब लोग बाहर जाए, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब गांवों में उनको नरेगा में या लघु और कुटीर उद्योगों में अगर गांवों के अंदर रोजगार मिल रहा है और कुछ कम आमदनी भी अगर हो रही है, तो भी जो उनके अनुभव रहे हैं वो शायद उस तरीके से वापस नहीं जा पाए। और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो किसानों को जो ऋण दिया गया है या आगे किसान भविष्य निधि, दशोरा साहब से मैं यहाँ सहमत हूँ कि बहुत सारी घोषणाएं, बजटीय घोषणाएं थी, ये पहले की घोषणाएं थी। किसान भविष्य निधि में 2,000 रुपए अकाउंट में दिए जाने थे, ये भी पहले की घोषणा थी। लेकिन सबसे बड़ा ये हुआ कि अधिकांश नाबार्ड के थ्रू भी ऋण देने की बात आई है कि अधिकांश किसानों को आसान शर्तों पर ऋण तो दिया जा रहा है, लेकिन जो छोटे माली या किसान थे जिन्होंने भूमि के मालिक नहीं है, जिन्होंने भूमि काश्त करने के लिए ठेके पर ली, उनके फल और सब्जियां लॉकडाउन के अंदर उनको सही भाव नहीं मिल पाए। जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ बाजार के अंदर 4 से 5 रुपए किलो टमाटर बिक रहे थे और तोरी, भिंडी, ये सब्जियां 10-15 रुपए किलो तक बाजार के अंदर मिल रही थी। तो हम सोच सकते हैं कि किसान को क्या मिला होगा। तो बहुत सारी जगह ये हुआ कि माली और किसान की इन सब्जियों की लागत ही नहीं निकल पाई। तो जब उसकी लागत ही नहीं निकल पा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल पाता है, डायरेक्ट लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि लाभ भी जिसके भूमि जिसके नाम है उसको मिल पाता है, जिसके नाम से वो रजिस्टर्ड है, न कि उसके उस पर काश्त करने वाले मालिक को या किसान को। तो इतने लंबे समय से, आजादी से लेकर अब तक, मैं सुरेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं वो पूर्णतया नहीं हो पाए और वो पेपर वर्क तो चलता रहा, लेकिन प्रैक्टिकली जो उसका लाभ काश्त करने वाले किसानों को मिलना चाहिए था वो 1955 के काश्तकारी अधिनियम से और प्रयास किए गए, लेकिन वास्तविक में उतना नहीं मिल पाया। दशहरा साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा। दशहरा साहब। यस सर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर हम सभी लोग बड़े आशान्वित हैं। हम ये कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो स्थान चीन खाली कर रहा है, चीन का जो माल है उससे लोग नाराज हैं। यूएस और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है, तो एक जो स्पेस है उस स्पेस को इंडिया भर सकता है। और दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो आत्मनिर्भर भारत में हम क्या इस स्थिति में हैं कि हमारी जो चाइना पर निर्भरता है, हम जितना इंपोर्ट चाइना से करते हैं, क्या अब हमारे जो पॉलिसी चेंजेस है इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर विश्व के देश चाइना के प्रति एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं, तो क्या ये एक जो सेंटेंस कहा जाता है कि चाइनाज पेन इज आवर गेन, चाइनाज पेन इज आवर गेन, क्या हम इस दिशा में इस रिफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं? दशहरा साहब। धन्यवाद प्रोफेसर गडोलिया।
जहां तक चीन का प्रश्न है, चीन ने अपनी जो इकोनॉमी डेवलप की है वो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से विकसित की है, और दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहां उसने डिमांड, सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज, इवन दी वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, सब में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है। यानी जो टेक्स्ट बुक मॉडल होता है वो चीन ने एक तरह से डेवलप कर लिया। अब जहां तक भारत का प्रश्न है, हमने नीतियां अपनाई, लेकिन वो ज्यादातर यूनिडायरेक्शनल थी। जैसे अभी वाली नीति में एमएसएमई पे बहुत ज्यादा जोर दे दिया गया, किसी समय बड़ी इंडस्ट्री इसके ऊपर ज्यादा जोर दे दिया गया। तो जो एक कोहेरेंसी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए नीतियों में, उसका अभाव रहा। जहां तक चीन का प्रश्न है, एक वर्ष पूर्व मैंने इसके व्यापार के बारे में कुछ लिखा भी था, भारत चीन व्यापार के बारे में। मुझे जानकर यह आश्चर्य हुआ कि नंबर 2 आइटम जो लार्जेस्ट हम इंपोर्ट करते हैं वो चीन से, वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। कैन वी इमेजिन दैट? यानी it was one of the surprising thing for me to even listen to that, to read to that, कि हम इस तरह से कर रहे हैं। जहां तक ये छोटे प्रोडक्ट्स हैं, हम आम आदमी के दिमाग में तो ये घुसा सकते हैं कि भाई तू ये चीन से फुलझड़ियां मत ले, गुब्बारे मत ले, ये हम कर सकते हैं। और आम आदमी ने हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था को सहयोग किया है। लेकिन उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या करेंगे जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण ग्लोबल कंपटीशन चाहते हैं, और इस वजह से चीन की जो सस्ते प्रोडक्ट हैं उनको नहीं मिले। तो हमारी लड़ाई सस्ते और महंगे प्रोडक्ट में है, क्वालिटी वाली बात मैं नहीं करता। पर एक अनुभवजन्य बात कह रहा हूँ, चीन हमारे यहाँ जो माल भेजता है वो थोड़ा लोअर क्वालिटी का होता है, और विश्व के अमेरिका के बाजार में जो भेजता है वो थोड़ा हायर क्वालिटी का होता है। अंत में वही अर्थव्यवस्था टिक सकती है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, जो ग्लोबली कम्पिटिटिव हो। और ग्लोबली कम्पिटिटिव के लिए हमें कुछ लिंकेज डेवलप करना पड़ेगा। संक्षेप में कहता हूँ, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का जो इंटरफेस है, जिसका आपने बहुत विद्वानों ने, आपने डॉक्टर साहब ने कहा और अन्य विद्वानों ने कहा, उसको मैं एक तो वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। सेकेंड, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो लिंकेजेस है उनको भी डेवलप करना पड़ेगा। और तीसरा, जैसा कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सब नीतियां एक साथ कोहेरेंट हो, इस पे पूरा एक विचार हो। ठीक है, तो शायद तो मैं चाहूंगा कि लगभग सभी पैनलिस्ट इस पर अपने विचार व्यक्त करें कि जब हम हमारी निर्भरता देखते हैं चाइना पर, तो जो आपने डेटा अभी शेयर किया कि न्यूक्लियर रिएक्टर हम इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी, टेक्सटाइल, मेटल्स, अगर इनके हम डेटा लें तो सारा जो हमारा इंपोर्ट बिल है ओनली फ्रॉम चाइना, दैट कम्स टू $617.95 billion, whereas our exports are only about $479 billion. तो हम बहुत अधिक मायने में, चाहे हमारा फार्मा सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एमएसएमई सेक्टर हो, रॉ मटेरियल के लिए, मशीनरी के लिए, टेक्निकल नो हाउ के लिए हम चाइना पर निर्भर हैं। तो हमारा ये सोचना कि अगर विश्व में चाइना की शक्ति कमजोर हो रही है तो निश्चित रूप से वो स्थान इंडिया बढ़ सकता है, क्योंकि हम बहुत आशावादी लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि उस स्थान को जो रिक्त हो रहा हम लोग भरें। तो मैं चाहूंगा कि सारे पैनलिस्ट लगभग 1-2 मिनट अपनी राय इस बारे में रखें कि फ्यूचर में क्या स्थिति हो सकती है इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को लेकर। क्या हम अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे, क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे, और अगर बन पाएंगे तो क्या क्या वो चीजें हैं जो अभी हमें और भी करनी आवश्यक है। मैं शुरू करूंगा लोकेंद्र साहब से, डॉक्टर लोकेंद्र कुमार सर। सर, अभी तक का जो अनुभव है उसके आधार पर इस बात की संभावना बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। अगर हम उदाहरण देखें, पिछले कुछ सालों में कुछ कंपनियों ने बाहर रिलोकेट करने की कोशिश की है तो वो हिंदुस्तान में बहुत कम आ रहे हैं बाहर, और जो देश है वियतनाम वगैरह उधर ज्यादा जा रहे हैं। और इसके कारण भी हमारे सामने साफ है कि चाइना से वो निकल रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी और देश में रिलोकेट कर रहे हैं तो उनको
उनको किन चीजों की जरूरत है, वो तो पहली चीज है। जैसे कि भारत, इस बारे में काफी लिखा जा चुका है, काफी कहा जा चुका है, शायद मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इस बारे में जब बात की जाती है भारत में क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है जो कि और देश प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, किस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके क्लियरेंसेस वगैरह है जो आसानी से काफी तरह के अंदर है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फिजिकल, वो किस हद तक तैयार है कि लोग यहाँ पर भारत में आए। हमारे फैक्टर मार्केट जो है, चाहे वो लैंड हो चाहे लेबर हो, वो किस हद तक डेवलप्ड है। तो इन सब चीजों के चलते अभी तक का जो अनुभव है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कंपनियां आज की रेट में भारत में शायद उनकी है। अगर धीरे धीरे हम खोलते भी हैं अगर, तो इन जो मैंने फैक्टर्स के नाम लिए काफी बात की जा रही है, अगर इन चीजों पे काम किया जाए जल्दी अगर, तो शायद कंपनियां भारत को कंसिडर करेंगी। लेकिन वो भी तब होगा जबकि जो नया जो इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा, तब वो बात देखी जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले अगले 1-2 साल में कितनी कंपनियां नया इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ प्लीज। सर नमस्कार। सर मैं जो पहले जो एक बात रह गई थी कि किसानों के बारे में, वो मैंने बात पूरी कर लूं। किसान को जो 1 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, उनसे वो मिले फूड चेन को बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए गाँव के अंदर। गाँव के अंदर भी फूड स्टोरेज हो सके तो हो सकता है उससे किसानों को फायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था चाइना के बारे में। तो सर चाइना ने जो प्रोटेक्शन किया है, चाइना की जो पॉलिसी रही है वो रही है मास प्रोटेक्शन की। मास प्रोटेक्शन उसने क्या किया, टेक्निक से मास प्रोटेक्शन करवाया। और दूसरी बात, चाइना ने 1978 से पहले वहां समाजवादी सरकार थी, सारी कंपनियां गवर्नमेंट के पास थी। और जब 1978 में रिफॉर्म शुरू किए उस समय भी 75% कंपनियां गवर्नमेंट की थी, और आज भी काफी कंपनियां गवर्नमेंट की हैं। वहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही समान रूप से एक्टिव हो रहा है सर। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं सर, एक मैंने जो बात उस समय अधूरी रह गई थी सिंगापुर की, 2 मिनट में बात खत्म करूंगा मेरी मैं। सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर ने जब आजाद हुआ, बहुत गरीब देश था, प्राकृतिक संसाधन थे नहीं, तब उसने क्या किया, उसने विदेशी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ 3 सुधार किए। और वही 3 सुधार भारत को भी अपने यहाँ करने होंगे अगर हम चाहते हैं कि 20 लाख करोड़ पैकेज का फायदा भारत को मिले। पहला सुधार जो किया था उन्होंने सबसे पहले करप्शन को खत्म किया। करप्शन, उन्होंने कहा करप्शन तक में पेनल्टी, डेथ पेनल्टी दे दी कि कोई भी करप्शन करता है। और दूसरा ड्रग्स, किसी प्रकार की भी ड्रग्स कोई बेचता है उस पर भी डेथ पेनल्टी उन्होंने इम्पोज करी। दूसरा उन्होंने क्या, व्यापार संघ बोलते वहां यूनियन थी, ट्रेड यूनियन, उन सबको खत्म करके एक ट्रेड यूनियन उन्होंने बनाई, वही उनसे डील करती थी जो जिस प्रकार की डील करती थी। और तीसरी बात जो थी, उन्होंने राजनीतिक स्टेबिलिटी रखी वहां पर, तब वहां विदेशी इन्वेस्टमेंट आया। भारत को भी आज यही करना पड़ेगा, हमें लेबर रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमको हमारी राजनीतिक स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, और जो पॉलिसी बननी है विदेशी के लिए वो बनानी पड़ेगी, तभी हम इस रिफॉर्म का फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद सर। ठीक है कुलश्रेष्ठ साहब, आपने लेबर रिफॉर्म्स की और करप्शन को रोकने की बात करी। सिंगारिया साहब सर, आपके कमेंट्स इसके ऊपर। सर वैसे तो मैं लोकेंद्र जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन जो बात चाइना से कॉम्पीट करने की है उस बात में और भारत की उद्योगों की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक का है। यानी अब जो युग है वो है प्राइस कंपटीशन वाला। अगर हमें कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही है तो कस्टमर उस सस्ती चीज़ को महंगी चीज़ के बदले में प्रेफर करेगा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। दसोरा साहब ने बिल्कुल क्लियर बताया कि चाइना अमेरिका को अलग प्रोडक्ट देता है, चाइना भारत को अलग प्रोडक्ट देता है। चाइना जानता है कि भारत का कस्टमर क्या पसंद करता है और भारत के कस्टमर कितनी प्राइस उस वस्तु की दे सकते हैं। आज हम सब लोगों के हाथ में लिनोवा के लैपटॉप है, लिनोवा के मोबाइल है, सारी चीज़ें वो इसलिए है क्योंकि उसका जो प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट है वो महंगा है, क्योंकि वो सस्ता है, इसलिए हम सब लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब चीज़ें केवल भाषण देने से या अच्छा कहने से या अच्छा हो जाएगा या दुनिया पूरी चाइना से वो करेगी, उसके कारण भारत का व्यापार बढ़ जाएगा और भारत में कंपनियां आ जाएगी, मुझे इसकी संभावनाएं थोड़ी कम लगती है। लेकिन एक आशा यह है
कि जैसे ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग के अंदर भारत ने सुधार किया है, काफी कुछ करप्शन के मामले और जो दिवालिया घोषित करने की और इंसॉल्वेंसी की और जो रजिस्ट्रेशन वाले और जो जमीन के हस्तांतरण वगैरह, ये जो सारे कानून किए हैं, इससे इंडस्ट्री को कुछ फायदा हुआ है, कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। तो ये एक आशा की किरण है और अब हम लोगों को आशावादी तो होना ही चाहिए कि बदली हुई परिस्थितियों में हम लोग इन सब चीजों में और इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अगर काम करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर राज पुरोहित सर, आपके कमेंट। जी सर, जी मैं सिर्फ 2 मिनट अपनी बात रखना चाहूँगा सर। एक तो ये कि अभी जो चाइना में जो क्राइसिस इस तरह का चल रहा था कि वहाँ की बहुत सारी कंपनियां बाहर जाने की सोच रही है, तो हमारे यहाँ भी इस तरह से बहुत सारा दिखा और पढ़ने में आया कि ये कंपनियां हमारे यहाँ आए, हम इन्हें प्रोत्साहित करें। तो कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी फर्म है, कंपनी है, वो प्रॉफिट के लिए आती है सर, समाज सेवा के लिए नहीं आती। और बिल्कुल मेरा मानना है कि हमारे यहाँ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो भी इतना सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा, भूमि अधिग्रहण कानून हमारे यहाँ अलग तरह का है, हमारे यहाँ उसका विरोध अलग तरीके से होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ लेबर लॉज, श्रम कानून है, वो अलग तरह के हैं, वो उनके फेवरेबल नहीं है उन कंपनीज के, उन पूंजीपतियों के, उनके प्रॉफिट मेकिंग के लिए। हमारे यहाँ तो लोकल पूंजीपति टाटा साहब को भी सिंगूर से अपने नैनो कार का प्रोडक्शन की जो कारखाना था वो हटा के और गुजरात जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की लाल फीताशाही रहती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग अगर डेवलप नहीं होता है, तो बाहर की कंपनियां यहाँ आए ऐसा थोड़ा मुश्किल है। तो तभी है जब उनको एडवांटेज मिले, और वो सीधी वही बात है सर कि अगर प्रॉफिट दिखता है उनको, प्रॉफिट मेकिंग के लिए कंपनी आती है और उनके लिए अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट हो तो हम उनको यहाँ आकर्षित कर सकते हैं बुलाने के लिए। दूसरी बात, इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी का कंपैरिजन हमेशा होता है, लेकिन चाइना के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट जो पलायन हुआ या डायरेक्ट जो स्विच हुए वो सर्विस सेक्टर की तरफ गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हमारे ग्रोथ रेट यहाँ कम रही है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो मैं सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने आज की जो चर्चा थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर और भारत के भविष्य पर, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने विचार विमर्श किया। लास्ट में अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर किसी के बच गए हों तो वो कृपया अपना फिंगर रेज करके अपना रिमार्क को प्रस्तुत कर दें, अदरवाइज उसके बाद हम उस कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास 1-1 मिनट सबके पास हम लोग आते हैं। तो मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि जो भारत का 20 लाख करोड़ का जो रिफॉर्म पैकेज, इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज या स्टिमुलस पैकेज जिसको हम कहते हैं, जो दिया गया, ये जो पैकेज है ये भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए और कृषि आधारित विकास को ध्यान में रखकर दिया गया है। ये जो पैकेज अनाउंस किया गया, उस पैकेज की डिटेल्स लगभग 13 मई से 17 मई तक 5 अलग अलग वक्तव्यों में जारी की गई, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा। और इस पैकेज में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अलावा लोन और फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलस, मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस और वो सारी चीजें शामिल है। और इसके अलावा तो मुख्य इसमें चीज शामिल है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ट्रांसफर किए गया जो सम है, अमाउंट है, वो भी इस पैकेज में शामिल है। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 8 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट है वो भी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के जो पैकेज साइज है वो लगभग 11 लाख करोड़ का तो रिलीफ पैकेज है, और उसके अलावा गरीब कल्याण योजना और स्टिमुलस पैकेज मिलाकर टोटल 20.9 लाख करोड़ का होता है। तो अगर हमें भारत के भविष्य संबंधी रोजगारोन्मुख, विकासोन्मुख मॉडल की तरफ अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो हमें, जो हमारे इंडिया एक विशाल देश है और इसमें हमें कुछ इश्यूज जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे रीजनल इम्बैलेंस। आप देखते हैं कि
इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को भी लेकर जो सदर्न स्टेट्स हैं, आंध्रा हुआ, तमिलनाडु हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये स्टेट्स हैं, ये बहुत अधिक विकसित है। जबकि दूसरे, यदि हम नॉर्थ में आते हैं तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पिका है। इसी तरह से एग्रीकल्चर का यदि हम लेते हैं तो हमारे सामने एक मॉडल है, पंजाब है, हरियाणा है, ये जो एरिया है जहाँ पर वीट रिवोल्यूशन और दूसरी जो रिवोल्यूशन है और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के मामले में हम उसको किसी से भी दूसरे देश से कंपेयर कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है इंडिया में, उस रीजनल इम्बैलेंस को भी हमको कैटर करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे रेल, सड़क, कम्युनिकेशन, अब जो जमाना आ रहा है वो 5G टेक्नोलॉजी का आ रहा है और हम देख रहे हैं कि हम अभी जो है इंटरनेट की उस स्पीड पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर कि हम सब 5, 7, 10 लोग बैठकर भी उसी हिसाब से बात कर सके। हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी 5G के युग में रेल, रोड, बैंकिंग, फाइनेंस और जितने भी हमारे कानून हैं, इंक्लूडिंग जो आपने बात करी श्रम कानूनों की, कृषि संबंधी नीतियों की, औद्योगिक नीतियों की, उन सारे चीजों को एक साथ लेते हुए हमें एक समेकित विकास का एक ऐसा मॉडल बनाना पड़ेगा जो विकास भारत को आगे मदद कर सके। इसके साथ ही जो आपने बात कही, संतोष जी ने बात कही कि जो फॉरेन का व्यक्ति है, जो विदेशी इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर लाभ कमाने के लिए आ रहा है, तो हमें उस चीज को भी देखना पड़ेगा कि लाभ कमाने लायक पॉलिसी हमारे यहाँ पर उपलब्ध हो और स्किल्ड मैन पावर, सारे कहाँ पर स्किल गैप है उसको हम कैसे फिलअप करें, तो स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो पॉलिसीज है वो फेवरेबल हो। इन सारी बातों को एक साथ लेते हुए हमें विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि आपने SKD के निमंत्रण पर आप इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर सिंगारिया, डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, डॉक्टर दशोरा, लोकेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें इस तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।